नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। दोस्तों पहले जान लेते हैं कोरोना के अपडेट्स। दोस्तों भारत में 75,94,000 के पार पहुंच गया है कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 45,000 से भी ज्यादा नए मामले आ चुके हैं। वहीं 67 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन से तनाव के बीच भारत के साथ मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। दोस्तों बताते चले कि चीन के साथ बढ़ते सीमा गतिरोध के बीच भारत को नौसेना के क्षेत्र में एक नया सहयोगी मिल गया है। भारत की ओर से कहा गया है कि आगामी मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। ये नवंबर माह में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होगी। दरअसल सबसे पहले भारत और अमेरिका मिलकर यह नौसेना युद्धाभ्यास करते थे। वहीं वर्ष 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसमें अब शामिल हो रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों सुरक्षा बलों ने लद्दाख में पकड़ा चीनी सैनिक, अनजाने में भारतीय सीमा में घुसा हो सकता है। दोस्तों बताते चलें कि न्यूज एजेंसी ANI ने सोमवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने लद्दाख में सीमा के पास एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। यह सैनिक चुमार डोमचोक इलाके में पकड़ा गया है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि चीनी सैनिक अनजाने में भारतीय सीमा में घुस आया हो सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। इमरती देवी पर अमर्यादित बयान देकर बुरे फंसे कमलनाथ, चुनाव आयोग ने भी मांगी है रिपोर्ट। वहीं महिला आयोग भी करेगी कार्रवाई। दोस्तों 28 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। इसे लेकर पारा चढ़ चुका है। इसी चुनाव को लेकर ही कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया, जिसे लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने भी मध्य प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त से इस पर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में कमलनाथ पे कार्रवाई करने की अपील की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रैंड चैलेंज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बोले, वैक्सीन उत्पादन के मामले में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है भारत। दोस्तों बताते चलें कि विश्व का 60% वैक्सीन का उत्पादन अकेले भारत में ही होता है। साथ ही मोदी ने कहा है कि भारत में कम लागत में गुणवत्तापूर्ण दवा एवं टीका बनाने की क्षमता है और इसे भारत ने साबित किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत जैसे विशाल देश के होते हुए भी यहाँ विविधता में भी एकता है। भारत के लोगों के सहयोग के कारण ही ये हो पाया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आम आदमी से जुड़ी हुई है। दोस्तों 1 नवंबर से बदल जाएगा रसोई गैस LPG सिलेंडर लेने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, अब बिना OTP के नहीं मिलेगा सिलेंडर। दोस्तों सरकार ने इसका फैसला कर लिया है, क्योंकि सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही इससे सही ग्राहक की पहचान हो सकेगी। वहीं इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले ही जयपुर में स्टार्ट हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई आ रही है। इस त्योहारी सीजन को लेकर बिहार, UP समेत कई राज्यों के लिए आज से पटरी पर दौड़ेगी करीब 400 ट्रेनें। दोस्तों आज से 30 नवंबर तक 392 त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पैसे भी ज्यादा ढीले करनी पड़ेगी। इसके लिए 10 से 30% अधिक किराया देना पड़ेगा। इसके साथ आपको बताते चलें कि अभी तक 666 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सेवा में लगाया गया है। त्योहार सीजन वाली ट्रेन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। साथ ही रेलवे के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा, जैसे आरोग्य सेतु ऐप आपको रखना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजर का भी उपयोग बार बार करते रहना होगा, बार बार हाथों को धोते रहना होगा।
इसके साथ आपको बताते चलें कि कोरोना के कारण चादर और कंबल नहीं बांट रहेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जियो से रिलेटेड आ रही है। दोस्तों जियो जल्द ही बड़ा धमाका करने वाला है, जिससे विरोधियों कंपनियों की नींद हराम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जियो अब 4G के बाद 5G की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए जियो 5G फोन लॉन्च करने वाली है, जो 5,000 से भी कम कीमत में आने वाली है। इसे लेकर बाजार में खलबली मचने की संभावना है। ये फोन 2,500 से 3,000 तक में आ सकती है। जियो 20 करोड़ लोगों के लिए प्लान कर रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि रिलायंस ने केंद्र सरकार से 5G के लिए परमिशन मांगी है। अभी तक तो परमिशन नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही परमिशन मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है नौकरी पेशा वालों के लिए। 25,000 रुपए तक की सैलरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर है। पढ़ाई लिखाई और दवाई के लिए मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, 25 रुपए प्रति माह अंशदान देकर 19 तरह की सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, दवा, छात्रवृत्ति इत्यादि। ये योजना हरियाणा सरकार की ओर से लाई गई है। इसमें आपको 25 रुपए का योगदान होगा, वहीं 50 रुपए कंपनी प्रबंधन की ओर से होगी। साथ ही इसकी जानकारी के लिए हर फैक्ट्री पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है। ये सारे पैसे वेलफेयर फंड में जाएंगे। वहीं इस योजना के कारण महिला श्रमिकों को शादी के लिए 51,000 की मदद मिलेगी। साथ ही किसी की बेटी की शादी है तो उसके लिए 51,000 की मदद मिलेगी। ये 3 बच्चियों तक लागू होगा और ये मदद शादी के 3 दिन पहले ही मिल जाएगी। वहीं इस फंड से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे 1.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं किसी दिव्यांग के लिए ट्राईसाइकिल के लिए भी 7,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने 5 साल की सर्विस कर ली है तो उसे 1,500 रुपए LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन के रूप में भी सुविधा दी जाएगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु कार्यस्थल पर हो गई हो तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख की मदद की जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर किसानों से रिलेटेड है। PM किसान स्कीम के तहत 47 लाख से ज्यादा किसानों का पेमेंट रोका गया। जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों में गड़बड़ झाले के कारण इस पेमेंट को रोका गया है। आपको बताते चलें कि कई किसानों का रिकॉर्ड या तो संदिग्ध है, या फिर आधार में कोई मिस्टेक है, या फिर बैंक अकाउंट के नाम में कोई स्पेलिंग में अंतर है, जिसे लेकर ही इस पेमेंट को रोका गया है। कई केसों में तो देखा गया है कि मोबाइल नंबर भी गलत पाया गया है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं, जिसकी वजह से इन किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि स्कीम का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बताते चलें कि इस स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपए सरकार भेजती है। ये स्कीम पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ही फंडेड है, लेकिन ये पैसे केंद्र राज्य सरकार को भेजती है। राज्य सरकार किसानों का डाटा सत्यापित करता है और फिर ये पैसे किसानों को भेजा जाता है। अगर आपके भी आधार या अकाउंट या मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती है तो उसे आप जल्द से जल्द उसे सुधरवा लें, ताकि आपको पैसे मिल सके। साथ ही आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत तमिलनाडु में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 16 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी ग्रामीण भारत से ही जुड़ी हुई है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ की योजना का हुआ शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का नाम आयुष्मान सहकार योजना है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे बनाने के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का लोन मुहैया कराया जाएगा, जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ये लोन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि सहकारी समितियों को मिलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने नौकरियां निकाली है। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में सरकारी नौकरियां निकली हैं।
इसमें 16 असिस्टेंट मैनेजरों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इसका अंतिम तारीख 18 नवंबर 2020 है, इसे आप नोट कर लें। आपको ये भी बता दें कि ये भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। वहीं इसका आवेदन कल से ही शुरू हो गया है। अगर आपको आवेदन करना है तो इसकी वेबसाइट को याद कर लें। इसकी वेबसाइट है spmcil.com। हाँ दोस्तों, फिर से नोट कर ले, spmcil.com। आप अपना आवेदन इसी वेबसाइट पे जाके ही फिल करें। इसके लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। मटेरियल R&D, HR और लीगल असिस्टेंट मैनेजरों के लिए आमंत्रण मंगाए गए हैं। वहीं OBC और SC/ST के लिए आयु में छूट दी गई है। बात करें आवेदन शुल्क की तो OBC के लिए 600 रुपये, वहीं ST/ST के लिए 200 रुपये लगने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी जॉब से ही रिलेटेड है। SSC ने जूनियर इंजीनियर पेपर 1 के लिए कई रीजन में एडमिट कार्ड जारी किए। हाँ दोस्तों, आपको बताते चलने कि नॉर्थ रीजन और ईस्टर्न रीजन को छोड़कर सभी रीजनों ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि जूनियर इंजीनियर भर्ती 2019 के पेपर 1 के लिए 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर बिहार के आवेदकों के लिए 11 दिसंबर को एग्जाम होगा। वहीं किसी को एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है तो वो भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो SSC की मेन वेबसाइट पे ही जाके डाउनलोड करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनेस से रिलेटेड है। कल नए सप्ताह की शुरुआत में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिला। कल बैंक शेयरों में तेजी से चढ़ा बाजार। सेंसेक्स 449 अंक चढ़ा। वहीं निफ्टी ने भी 111 अंकों की उछाल दर्ज की। जी हां दोस्तों, कल BSE सेंसेक्स 449 अंक उछलकर 40,432 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 111 अंक उछलकर 11,873 पे बंद हुआ। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में हम जानेंगे सोना चांदी के दाम। दोस्तों, त्योहारों के आने के साथ ही सोना चांदी में उछाल देखने को मिल रही है। सोना जहां 182 रुपये चढ़ी, वहीं चांदी में भी 805 रुपये के उछाल देखने को मिली। कल दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी में फिर से उछाल देखने को मिली है। सोना का भाव जहां 51,740 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, वहीं चांदी का भाव 63,714 रुपये प्रति किलो बोला गया। अगली खबर IPL से जुड़ी हुई है। कल IPL में राजस्थान ने चेन्नई को 7 विकेट से हरा दिया। हाँ दोस्तों, चेन्नई को कल फिर हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 125 रन ही बना सकी, जिसे राजस्थान ने 17 ओवर 3 गेंद में ही 3 विकेट के नुकसान पे बना डाला। वहीं इस मैच में बटलर को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज IPL में है पंजाब और दिल्ली का मुकाबला। दिल्ली जहां पॉइंट टेबल में टॉप पे है, वहीं पंजाब पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पे है। इस मैच का सीधा प्रसारण शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।